देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, अब ध्यान दो, देखो नेक्स्ट। देखो अब ये जो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर से आपको ईपीएस कंसेप्ट समझा दिया, फिर इंडिफरेंस पॉइंट समझा दिया, ईबीआईटी, ईपीएस, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना। अब जो इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग बेसिक थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या क्या थ्योरीज है। अब थ्योरीज क्या बताती है कि कोई भी कंपनी को कैपिटल रखना कैसे, मतलब कैपिटल डिसाइड कैसे करना है, ठीक है ना। और थ्योरीज मेनली कितने पार्ट में डिवाइड है। पहली थ्योरी को बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच। पहली थ्योरी का नाम क्या है बच्चों? नेट इनकम अप्रोच। सेकेंड थ्योरी का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या नाम है? थर्ड का नाम है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनओआई अप्रोच। फिर पढ़ेंगे मोदीग्लानी मिलर ट्रेड ऑफ और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। मतलब आपके सबसे इंपॉर्टेंट नेट इनकम, ये चारों स्टार्टिंग वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई भी कंपनी जब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है तो हाउ टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें कुछ एक स्पेसिफिक थ्योरी गिवन है, ठीक है ना। तो लगो हेडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। अब इसमें ऐसे लिखो आप, रेलेवेंट, इसमें पढ़ेंगे हम नेट इनकम अप्रोच, विथ टेक्स। विदाउट टैक्स। अब देखो कैपिटल थ्योरी में दो तरह की थ्योरी, अब ये नाम ही सिर्फ थ्योरी है, ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है इसके अंदर पूरा, ठीक है ना। ऐसा नहीं समझना कि कैपिटल थ्योरी थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी नहीं है, इसमें वापस क्वेश्चन सारे प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हर पर्सन ने अपने अपने अप्रोच के हिसाब से थ्योरी बना रखी है। तो दो तरह की थ्योरी है, एक तो ऐसे कैपिटल थ्योरी जो मानती है कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है, एक ऐसी थ्योरी जो मानती है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इररेलेवेंट है, ठीक है ना। तो कैपिटल थ्योरी का मतलब क्या होता है, कुछ थ्योरी तो अज्यूम करती है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, रेलेवेंट है। रेलेवेंट मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म की वैल्यू डिसाइड करने में रेलेवेंट है। रेलेवेंट मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म की वैल्यू में रोल प्ले करता है। ये क्या बोलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लेज अ रोल इन डिसाइडिंग वैल्यू ऑफ द फर्म। मतलब फर्म की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर प्ले द वाइटल रोल। मतलब कंपनी का क्या, देखो समझना आप, थ्योरी का मतलब क्या है। रेलेवेंट मतलब ये मानती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा, कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है कोई भी कंपनी के पास कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए। अब जब मैंने बोला कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है, मतलब जैसे मान लो मैंने कहा एक कंपनी का डेट 80% है,
और इक्विटी 20% है, और एक कंपनी है प्योरली इक्विटी फाइनेंस। रेलेवेंट मतलब क्या है, ये बोलती है कि डेट अगर आपने 80-20 से 50 और 50 भी कर दिया, डेट भी 50 इक्विटी भी 50, तो आपकी वैल्यू बदल जाएगी। और ये क्या बोलते हैं, डेट 80-20 हो या 50-50 का प्रोपोर्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप ये समझना, मैंने इस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को 2 पार्ट में, अपन लोगों ने अभी पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, हमेशा वो सबसे बेस्ट कंपनी होती है, या हमेशा सबसे बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसका क्या मैक्सिमम होता है, दैट कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम विच इज मैक्सिमम ईपीएस। ये पढ़ा था अपन लोगों ने। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जब हम लोग थ्योरी की बात करते हैं तो यहां 2 पार्ट है, एक तो रेलेवेंट और एक क्या है। रेलेवेंट क्या बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर कोई कंपनी के पास में मान लो डेट 50% है और इक्विटी भी 50% है, और अगर डेट 80% है और इक्विटी 20% है, तो रेलेवेंट क्या बोलता है कि ये और ये कंपनी की वैल्यू पे इंपैक्ट डालेगी। और जब मैंने बात किया इररिलेवेंट, तो बोलते हैं कुछ भी हो कंपनी की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इररिलेवेंट थ्योरी ये बोलती है कैपिटल स्ट्रक्चर हैव नो इंपैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ कंपनी, और रेलेवेंट थ्योरी ये बोलती है कैपिटल स्ट्रक्चर इंपैक्ट द वैल्यू ऑफ द कंपनी। डिफरेंस समझे दोनों में। रेलेवेंट क्या बोलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर विल इंपैक्ट द वैल्यू ऑफ कंपनी अगर आपने प्रोपोर्शन चेंज कर दिया तो, और इररिलेवेंट क्या करेंगे, प्रोपोर्शन चेंज कर दो, वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, रेलेवेंट थ्योरी मींस change in capital structure will impact value of firm, while irrelevant theory means change in capital structure will not impact वैल्यू ऑफ फर्म। मतलब भले कैपिटल चेंज भी कर दो, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो समझ में आया। तो चेंज विल इंपैक्ट कैपिटल एंड चेंज विल नॉट इंपैक्ट कैपिटल, ये कैपिटल से थ्योरी की हम लोग बात करते हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब पहला अप्रोच का नाम क्या है। अब है ना, इन सब थ्योरी के कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं, मतलब भले वो एनआई हो एनओआई हो, सबके कुछ बेसिक अजम्पशन जो हर थ्योरी में वैलिड है। ठीक है, तो पढ़ो आप। मेन ये 4 अप्रोच है, एनआई, ट्रेडिशनल, एनओआई और ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। How are the following assumptions made to understand this relationship? अब ये assumption है, ये assumption सब पे वैलिड है। पहला assumption, they are only, अब ये जो assumption है ना, ये वैलिड फॉर ऑल थ्योरीज। मतलब ये assumption सारी थ्योरी पे लगेंगे, ध्यान रखना। पहला assumption, there are only 2
काइंड ऑफ फंड यूज बाय द फर्म, डेट एंड, पहला assumption समझना, सिर्फ दो तरह के फंड यूज होते हैं मार्केट में, मतलब हर थ्योरी, भले वो एनआई हो, भले वो ट्रेडिशनल हो, भले वो एनओआई हो, भले वो एमएम हो, क्या बोलते हैं सिर्फ दो तरह के फंड यूज करेगी फर्म, कौन से, मतलब अब ये पहला assumption है कि कोई भी कंपनी में सिर्फ कितने तरह के फंड होंगे, सिर्फ दो तरह के, एक तो डेट और एक कौन सा, प्रेफरेंस नाम की चीज ही नहीं है मार्केट में। मतलब इन थ्योरीज का एक बेसिक assumption, मतलब थ्योरी तभी होल्ड करेगी जब ये assumption चलेंगे, मतलब थ्योरी में हम कहीं प्रेफरेंस देखेंगे नहीं, ये मानते हैं मार्केट में सिर्फ कितने फंड हैं, दो ही तरह के फंड है, एक तो डेट और एक कौन सा, इक्विटी। द टोटल असेट ऑफ द फर्म आर गिवन, द डिग्री ऑफ लिवरेज कैन बी चेंज। अब है ना, यहां मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, लिवरेज मतलब क्या होता है। देखो एक लिवरेज, मैंने ना जैसे बोला आपके सामने एक वर्ड बोला लीवर्ड फर्म, और एक मैंने बोला अनलीवर्ड फर्म, बोलो दोनों क्या डिफरेंस लगता है आपको? हैव यू हर्ड दिस वर्ड लीवर्ड एंड अनलीवर्ड? व्हाट इज लीवर? लीवर्ड फर्म मतलब ऐसी फर्म जिसके पास कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, डेट है। लीवर्ड मतलब फिक्स चार्ज होते हैं। लीवर्ड फर्म मतलब ऐसी फर्म जिसके कैपिटल में क्या है, डेट, जिस पे उसको क्या पे करना है, फिक्स इंटरेस्ट। और अनलीवर्ड फर्म मतलब ऐसी फर्म जो प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड है। प्योरली फाइनेंस कैसे? अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें सारा का सारा पैसा किससे ले रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनलीवर्ड। और ऐसी कंपनी जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट भी इन्वॉल्व है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब द कंपनी विच हैव डेट इन्वॉल्व इन द कैपिटल स्ट्रक्चर is known as levered firm, and the company which is purely equity finance is known as, जो डेट है ही नहीं उसको बोलते हैं। तो कहीं भी बोले अनलीवर्ड मतलब समझना ना क्या, प्योरली इक्विटी। लिख लो भले तुम लोग, लीवर्ड एंड अनलीवर्ड फर्म। लीवर्ड फर्म एक नोट करके लिख लो थ्योरी के लिए, कहीं ऊपर लिख लो क्योंकि क्या काम आए, काफी जगह यूज होगा। लीवर्ड फर्म, firm which have debt capital present so the levered firm। और अनलीवर्ड फर्म मतलब फर्म विच इज प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड, नो डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कैपिटल में कोई डेट नहीं है तो अनलीवर्ड, और कैपिटल में अगर डेट है तो लीवर्ड फर्म। तो जिसके कैपिटल में डेट है वो लीवर्ड, और जिसके डेट नहीं है वो अनलीवर्ड। अब आप समझो assumption क्या है। देयर ओनली टू काइंड ऑफ फंड यूज्ड बाय द फर्म, डेट एंड, दो ही तरह के फंड है फर्म के पास, या तो डेट या, इसके अलावा प्रेफरेंस है ही नहीं, देयर इज नो प्रेफरेंस। आगे पढ़ो। द टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज गिवन, द डिग्री ऑफ लिवरेज, लिवरेज मतलब डेट, कैन बी चेंज बाय सेलिंग डेट टू परचेज शेयर, सेलिंग शेयर टू रिटायर डेट। मतलब टोटल एसेट, जैसे मान लो कंपनी का टोटल कैपिटल गिवन है 100, अब 100 का 120 नहीं होगा वो, मान लो 100 में 80 डेट है और 20 इक्विटी है,
तो हो सकता है कंपनी 80 की जगह 60 डेट कर देगी, तो इक्विटी क्या हो जाएगा 40। टोटल एसेट हमेशा कांस्टेंट रहेंगे फर्म के, समझे। अगर 20 डेट कर देगी तो 80 क्या हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा 60 डेट कर दी और 60 इक्विटी, ये नहीं होगा, 120 नहीं होगा कैपिटल। ये सब थ्योरी का बेसिक अजम्पशन है कि फर्म के पास दो ही तरह के फंड है, तो डेट और इक्विटी, और टोटल जो कैपिटल है वो क्या रहेगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अंदर का प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है बट कैपिटल क्या रहेगी हमेशा कांस्टेंट। टैक्स आर नॉट कंसिडर्ड, मतलब ये थ्योरी तभी होल्ड करेगी जब क्या नहीं होंगे टैक्स। पे आउट रेशियो इज 100%, नो रिटेंशन। ये आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये क्या बिल्कुल बकवास सी थ्योरी बना दी। अब कुछ इकोनॉमिस्ट ने बना दी है थ्योरी और कोर्स का पार्ट भी है, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसके अजम्पशन ट्रू नहीं होते। अब क्या बोल रहे हैं टैक्स सही नहीं, ऐसा होता है कि जीवन में टैक्स ही नहीं हो। डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, इसका मतलब क्या है, जो कमाओगे पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट, कोई रिटेंशन नहीं करोगे। आपने 5 रुपए कमाए, 5 के 5 रुपए डिविडेंड के फॉर्म में दे दोगे, रिटेंशन कुछ भी नहीं है। मतलब थ्योरी तभी होल्ड करेगी जो अजम्पशन वैलिड ट्रू होंगे, तो अजम्पशन ट्रू ने थ्योरी होल्ड ही नहीं करनी है। टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कांस्टेंट, वही पॉइंट है जो गिवन है, फाइनेंसिंग सेम रहेगा। रिस्क कांस्टेंट है और फर्म की लाइफ इनफाइनाइट है, परपेचुअल इनफाइनाइट। तो ये तो कुछ अजम्पशन सभी थ्योरी के लिए वैलिड है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा काम के वो स्टार्टिंग के 3 4 हैं। दो ही तरह के फंड है, टोटल कैपिटल कांस्टेंट है, टैक्स नहीं, और डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है 100, जो कमाएंगे पूरा का पूरा डिविडेंड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेसिक अजम्पशन है सारी थ्योरी के। बोलो आई बात समझ में। अब इस चैप्टर में ना कुछ इस पर्टिकुलर सब थ्योरी के अंदर कुछ आपको वर्ड मिले, जैसे केडी एक वर्ड मिलेगा, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। के आर मिलेगा, वैसे तो होता ही नहीं रिटेन अर्निंग, इसने अज्यूम करा रिटेन तो ही नहीं। के ई मिलेगा, के सी मिलेगा, और एक मिलेगा के ओ। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कुछ बेसिक एब्रीविएशन मिलने वाले हैं आपको चैप्टर में, ये लिखना हो लिख लो, नहीं तो वैसे आइडिया लग रहा हो तो बोलिए। हाँ एब्रीविएशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आएंगे, बट यहाँ भी आएंगे इस चैप्टर में। लिख लिया। एक और लिख लो, वी एफ। वैल्यू ऑफ फर्म इज वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। वीई इज वैल्यू ऑफ इक्विटी, वीडी इज वैल्यू ऑफ डेट, और निकालने का फॉर्मूला इंटरेस्ट अपॉन केडी।
ये वो लिख लो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। EBIT अपॉन KO। हो गया? सबने नोट कर लिया? ठीक है, अब पहला पढ़ो, लिखो नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, लिखो इसमें आप नेट इनकम अप्रोच लिखो। अजम्पशन कौन से पेज पे लिखी हुई थी वो चेक करना, पेज नंबर 5.5। अब नेट इनकम अप्रोच में मैं कोई थ्योरी है ना, मैं लिखवा रहा हूँ आपको, लिखो आप लोग। देखो, अपार्ट फ्रॉम assumption given on following are additional assumption। नई अप्रोच की कोई और दो एडिशनल assumption है। अब क्या एडिशनल assumption लिखो आप। फर्स्ट assumption नंबर 1 लिखो, KD is always less than KE। पहले assumption डेट की कॉस्ट हमेशा क्या होगी, कम होगी, इक्विटी क्या होगी, हमेशा ज्यादा। ये assumption है, मतलब एनआई अप्रोच तभी होल्ड करेगी जब KD इज ऑलवेज लेस देन, वो जो assumption ऊपर लिखी उसके अलावा एडिशनल assumption और है ना। फिर लिखो सेकंड, एक सेकंड, तो लिख लिया फर्स्ट पॉइंट, KD इज ऑलवेज लेस देन KE। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, द यूज ऑफ डेट और इंक्रीज इन डेट will not change risk perception of will not change risk perception of
The use of debt or increase of debt will not change the risk perception of equity shareholder. हाँ? कौन है? The use of debt or increase in debt will not change risk perception of equity shareholder. फिर देखो नेक्स्ट लाइन नोट करके, as per NI approach, value of firm is maximum when firm is maximum debt. मतलब फर्म क्या यूज करे, मैक्सिमम तो डेट यूज करे और मिनिमम क्या यूज करे, इक्विटी. देखो फटाफट, पाँच मिनट. अब देखो ये जो अप्रोच है एनआई अप्रोच, मैंने कुछ तो बेसिक अजम्पशन थे जो सारी थ्योरी में वैलिड है. अब कुछ दो अजम्पशन जो इन पर्टिकुलर थ्योरीज में वैलिड है. एनआई अप्रोच के अंदर पहला अजम्पशन क्या है, केडी इज ऑलवेज लेस देन के. डेट की कॉस्ट हमेशा क्या होगी, कम होगी, और इक्विटी क्या होगी, हमेशा ज्यादा. ये अजम्पशन है इसका थ्योरी का. इसने क्या बोला, यूज ऑफ डेट या इंक्रीज इन डेट, मत या तो डेट यूज करो या क्या हो, डेट इंक्रीज हो, विल नॉट चेंज रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. अब मैं कोई बात बताओ, एक कंपनी में दो ही फाइनेंस है, इक्विटी और डेट. ठीक है, अच्छा बताओ, डेट अगर बढ़ता है तो मैंने आपको बताया टोटल फाइनेंसिंग कांस्टेंट है तो क्या कम होगा. लेकिन आप बताओ अगर डेट बढ़ेगा तो फर्म रिस्कियर सोर्स की तरफ बढ़ रही है ना, भाई डेट में रिस्क ज्यादा है तो अल्टीमेट रिस्क किसकी बढ़ेगी. तो यहां क्या बोला कि यूज ऑफ डेट या इंक्रीज इन डेट क्या चेंज नहीं करेगा. ये अजम्पशन माना है इसने कि अगर डेट बढ़ाओगे भी सही तो इक्विटी का रिस्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो इस फर्म के इसके हिसाब से वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम कब होगी, जब फर्म क्या होगी, प्योरली, जब फर्म क्या होगी, प्योरली डेट फाइनेंस. मतलब मैक्सिमम डेट होगा तो फर्म की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आप सस्ता सोर्स यूज कर रहे हो. एंड मिनिमम इक्विटी इन कैपिटल, के और केडी गिवन है और वैल्यू ऑफ फर्म इज द रेसिडुअल. अभी तुमको सब समझ आ जाएगा, एक एग्जांपल कराऊंगा तो. एक इसका एक ऐसे ग्राफ बनाओ इसका. के ओ
ये हम बात कर रहे हैं एनआई अप्रोच की, नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, इसको अब मैं कल से समझाता हूँ आगे, है ना। तो क्वेश्चंस को कल से कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।